अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्ट्रेटजी का पार्ट 2, जिसके बारे में अभी तक हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की कि कम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है और कम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरह से अचीव किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेटजी और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट, कि स्ट्रेटजी है क्या, किस तरह से उसको देखा जाएगा, क्या उसकी टाइप्स है और किस तरह से लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। याद रखिएगा, स्ट्रेटजी क्या है, एक पाथ है, एक वे है, और उस पाथ और वे को बनाना और फिर लोगों पर इम्प्लीमेंट करना ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो याद रखिएगा, वो कहते हैं स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट टू फर्म्स सक्सेस एंड कंसर्न विद मेकिंग द चॉइसेस अमंग टू और मोर अल्टरनेटिव। आपने लास्ट जो प्लानिंग का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, उसके अंदर मैंने बात की थी कि जब भी आपने कोई चीज़ बनानी होती है तो सबसे पहले आपके पास एक पाथ होता है। उस पाथ के ऊपर चलने से पहले आप अपने तमाम के तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज, चॉइसेस को देखते हो, इसको अल्टरनेटिव्स का। उन अल्टरनेटिव्स को देखना, ये स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी अगर बड़ी सिंपल सी बात करूं तो ये देखना होता है कि आपके पास जो सी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उनमें से कौन कौन से रिसोर्सेज के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। और इसमें दो चीजों को देखा जाता है। मैं फिर बोलता जाऊंगा, स्वॉट एनालिसिस में कुछ एक्सटर्नल देखना पड़ता है, कुछ इंटरनल देखना पड़ता है कि आपके पास जो चीज है वो बाहर वाले के पास है या नहीं है, और आपकी भी जो चीज है वो आपको किस तरह से दूसरे के ऊपर एज दिला सकती है। ठीक है, जब आप स्ट्रेटजी की बात कर लेते हो तो आगे बात आ जाती है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। दो तरह की स्ट्रेटजी होती है, एक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है और एक कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है। एक आप अपने बिजनेस को दूसरे से कैसे मुख्तलिफ कर सकते हो, ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है। और एक होता है कि आपकी कॉर्पोरेशन किस तरह से दूसरे से अलग हो सकती है, ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। वो कॉर्पोरेट लेवल को तो वहां पे जाकर मैं डिस्कस करूंगा। बिजनेस लेवल क्या है, इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ कमिटमेंट्स and action that firm use to gain a competitive advantage by exploiting core competencies in specific product market। आपकी जो मार्केट है जिसके अंदर आप जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अपने कंपटीटर से अपने बिजनेस को किस तरह यूनिक करोगे। यूनिक करने के वही दो तरीके हैं, कॉस्ट को और एक दूसरे नंबर पे क्वालिटी। कॉस्ट को मिनिमाइज कर लो या क्वालिटी को बेटर कर लो। जब आप ये तमाम चीज को अचीव करते हुए कोई एक स्ट्रेटजी बना लेते हो और उसमें फिर फोकस हो जाते हो, और फोकस होने के बाद उसको अपने बिजनेस पे इंप्लीमेंट करते हो, तो उसी चीज को बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। अब बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का पर्पस क्या है, टू क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ अ फर्म एंड इट कंपटीटर। अपने कारोबार को दूसरे लोगों से मुख्तलिफ करना, ये इसका पर्पस है। फर्म मस्ट मेक अ डेलिबरेटली चॉइस टू परफॉर्म एक्टिविटी डिफरेंटली और परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। या तो आप जो दूसरे काम कर रहे हैं उनसे मुख्तलिफ परफॉर्म करने लग पड़े, या अपने काम को इस तरह का बना दो कि वो दूसरों से मुख्तलिफ हो। मैं फिर दोबारा बोल दूं, जो दूसरे काम कर रहे हैं उनसे अपने आप को मुख्तलिफ बनाना। और दूसरे नंबर पे क्या है, या आपका काम हो ही ऐसा कि लोगों को लगे कि यार डिफरेंट है। अगर बड़ी सिंपल सी बात कर दो तो इसको आप डिडक्टिव और इंडक्टिव कह सकते हो। डिडक्टिव क्या है, आप अपने ऊपर दूसरों की चीजों को इंप्लीमेंट करो, ये डिडक्टिव है। और बाज़ वक़्त आपकी अपनी की चीज दूसरों पर इंप्लीमेंट की जाए, इंडक्टिव। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि चीज महंगी होती है तो लोग सारे के सारे कम खरीदते हैं, तो मैं भी कम खरीदूंगा। तो ये आपने सबको करते हुए देखा, अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया, ये डिडक्टिव है। और अगर चीज महंगी होने पर मैं कम खरीदता हूं तो मेरा बिहेव ऐसा, तो बाकी सबको भी ऐसा करना चाहिए, ये इंडक्टिव। याद रखिएगा, ये दो चीजों को देखा जाता है। जब आपकी ये दोनों चीजों को परफॉर्म कर लिया जाए, देन अगली बात जो सी आती है वो कहता है जी कस्टमर देयर रिलेशन विद द बिजनेस स्ट्रेटजी। याद रखिएगा, जो कस्टमर है उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है आपकी चीज के साथ, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज को देता है कि यार मैं जो चीज परचेज करने के लिए जा रहा हूँ वो दूसरों से डिफरेंट कैसे है। ठीक है ना, आपने भाईजान ईद आएगी तो ईद के ऊपर जो कपड़े पहनने वो दूसरों से मुख्तलिफ दिलवाने हैं आपने। ठीक है ना, आप जब भी कोई चीज खरीदने के लिए जाओगे तो आपकी कोशिश होती है कि यार आप ऐसी चीज खरीदो जो दूसरों से यूनिक हो। ठीक है ना, तो वही चीज आप जब खरीद कर लेकर आओ और वो आपकी डिजायर के मुताबिक निकले तो वो सेटिस्फाइड कस्टमर है। और याद रखिएगा, जितना ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा।
तो याद रखिएगा इसके कुछ वो कहते हैं जी, सेटिस्फाइंग कस्टमर इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। आपका तस्कीन शुदा, तसल्ली शुदा और मुतमिन जो कस्टमर है ना, जो आपसे बिल्कुल सेटिस्फाइड होके गया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो क्या जी, इफेक्टिवली मैनेज रिलेशनशिप विद कस्टमर। आप अपना रिलेशन जरूर क्रिएट करें, लोग दूसरों को रेफर करें, यार वो फलां चीज बड़ी अच्छी है, ठीक है ना, वो रिलेशन। फिर रीच रिचनेस एंड एफिलिएशन, पहले वो आप तक पहुंचे, आपकी चीज को इस्तेमाल करे और अपने आप को दूसरों से डिफरेंट दिखे, और फिर आपकी चीज के साथ जुड़ जाए, ये एफिलिएशन। फिर हु डिटरमिन द कस्टमर ऑफ टू सर्व, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपने सर्व किसको करना है, आपकी चीज को खरीदने वाला कौन है, और उसको सर्व क्या करना है, ये व्हाट है। व्हाट डिटरमिन व्हिच कस्टमर नीड टू सेटिस्फाई। आपको ये देखना है कि भाई जेंडर वाइज आपने देखना है, आपने एज वाइज देखना है, आपने भाई चिल्ड्रन के लिए कोई चीज बनानी है। फिर हाउ, और उस चीज को अचीव करने के लिए आपको किस तरीके कार को देखना पड़ेगा, ये हाउ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तभी हो सकता है जब हु और व्हाट का आंसर हो आपके पास। तो वो कहते हैं डिटरमिन कोर कॉम्पिटेंसीज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड, आपके पास है क्या जिससे आप दूसरे को डिजायरेबल करोगे, आप सेटिस्फाइड करोगे। देन अगली बात वो जो कर रहा है, वो कहता है कि पर्पस ऑफ द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम द मस्ट चूज बिटवीन, कॉस्ट है और यूनिकनेस है। कॉस्ट मैंने भी बोला, यूनिकनेस यही है कि आपकी क्वालिटी दूसरों से बेटर है। फिर इसकी टू टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्कोप है, आप बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हो या छोटे पैमाने पर काम करना चाहते हो। बड़े लेवल पे होगा तो ब्रॉड है, और छोटे लेवल पे होगा तो वो नैरो है। फिर वो कहते हैं दोस कंबाइन इट विल यील्ड 5 डिफरेंट बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज है। मैं फिर बोलता जाऊं, इसमें सबसे ऊपर एक तरफ आपको जो सा नीचे पिक्चर के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा और कॉम्पिटिटिव स्कोप आएगा। एडवांटेज क्या है, आपकी कॉस्ट या यूनिकनेस है, और स्कोप क्या है, आपको ब्रॉड देखना है या नैरो देखना है। फिर उसको आप कॉस्ट के ऊपर लीडरशिप लेकर जाना चाहते हो, या फिर आपने आपको दूसरों से डिफरेंस दिखाना चाहते हो। आपको इन दोनों में से जो भी चीज आपने चूज करनी है उसके ऊपर फिर क्या रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। मैं फिर बोल दूं, जो ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, उन्हीं 3 चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ। क्या कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या क्वालिटी को यूनिक करना है, और दोनों में से जो चीज आपने कर ली चूज, उसके ऊपर फिर फोकस में रहना, और यही चीजों से वो स्कोप है, ठीक है। देन वो जो बात करें वो कहते हैं जी टाइप्स ऑफ द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। कॉस्ट लीडरशिप वही है, ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, मगर थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे भी बात करता जाऊँ, क्योंकि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के अंदर आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या, द लो कॉस्ट लीडर एंड ऑपरेट विद मार्जिन ग्रेटर देन कंपटीटर, आप दूसरी चीज से चीज को सस्ता बनाओ और महंगे में बेचो, यही चीज आपके लिए उनसे लीडरशिप मिल जाएगी। फिर इंटीग्रेट द सेट ऑफ एक्शंस, जो भी चीज आप बनाने के लिए जो भी एक्शन दो उसको आपस में जोड़ो जरूर, इंटीग्रेटर जरूर हो। इसको कोरिलेटेड भी कहा जाता है, इसको इंटीग्रेटेड भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पे वो कहते हैं नो फेल्स स्टैंडर्डाइज गुड्स, आपकी चीज ऐसी होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड को मीट करती हो, ठीक है। डिफरेंट सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें आईएसओ भी आ जाता है, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है, वो तमाम की तमाम चीजें आ जाती हैं, उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए। फिर वो कंटिन्यूअसली है, और कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि अगर आपकी चीज सस्ते में बन रही है ना, या क्वालिटी बड़ी अच्छी बन रही है, तो वो फोकस रहनी चाहिए। फोकस क्या है, चीज आज अगर 10 की बन रही है तो कल को वो 9.5 की बने, अगले दिन वो 9 की बने, अगले दिन वो 8.5 की बने, ये नहीं कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ताकि प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ता जाए। और लो कॉस्ट पोजीशन इज अ वैल्यूएबल डिफेंस अगेंस्ट राइवल्स। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पोजीशन है कि कॉस्ट अगर आपकी मिनिमल है ना, आपके मार्केट के अंदर जितने मर्जी अप्स एंड डाउन आते जाए, वो ऑटोमेटिकली आपको कभी भी आपके कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन जरूर कम हो, मगर आपके कारोबार कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, कभी भी बदहाली में नहीं जा सकता। देन वो जो बात करें वो कहते हैं टाइप्स ऑफ इसी के अंदर कॉस्ट लीडरशिप है। वो कहते हैं कॉस्ट लीडर्स आर इन पोजीशन अब्सॉर्ब सप्लायर प्राइस इंक्रीज, अगर कल को प्राइसेस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उनका आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग है, इसमें आप अपने चीज को जो है कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाओ। इसके अंदर वो दो जो बातें कर रहे हैं वो कहते हैं कैन बी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, आपकी चीज अगर इतनी सस्ती हो ना कि दूसरा जो सा बंदा है वो चीज आपकी जो है वो कभी भी इस बात में नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा यार ये चीज सस्ती है, ठीक है। याद रखिए, मैं फिर बोलता जाऊं, 2 तरह के लोग हैं, एक वो है जो कॉस्ट कॉन्शियस है, एक वो जो क्वालिटी कॉन्शियस है। जो कॉस्ट कॉन्शियस है ना, वो हमेशा सस्ती चीज की तरफ जाएगा, उसने ये नहीं देखना कि भाई चीज
चलती कैसी है, होती कैसी है, आपकी कॉस्ट लीडरशिप जो सी है उसकी वजह से तमाम चीजें जो सी हैं वो आपकी रेप्लिकेट नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी चीज की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। सर्व एज अ सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर और पोटेंशियल कंपटीटर। याद रखिएगा, कल को कोई भी कंपटीटर अगर नया आता है और आपकी चीज उनसे सस्ते में बन रही है, तो आप अपनी चीज की प्राइस कम कर कर भी उसको कभी भी एंट्री की इतनी आसान नहीं बना सकते। जैसे पेप्सी और कोक है, कितनी देर से कमा रहे हैं, अगर कोई भी नया आएगा तो ऑटोमेटिकली अपनी प्राइस को 10 दिन या 20 दिन के लिए कम कर भी देंगे, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन उनसे वो इतना ज्यादा है कि इन्होंने बहुत कमाया होगा, मगर जो नया है वो इनके सामने टिक नहीं सकेगा, और यही चीज उनसी वो इसके अंदर आ जाएगी। फिर वो कहते हैं कंपिटिटिव एडवांटेज ऑफ द कॉस्ट लीडरशिप। कंपिटिटिव रिस्क, तो द कॉस्ट लीडरशिप, इसका रिस्क क्या है, वो कहते हैं सोर्स ऑफ कॉस्ट एडवांटेज बिकम ऑब्सोलीट। बात को ऐसा होता है कि लोगों को कुछ नया भी चाहिए होता है, आप सारी जिंदगी जो है वो चीज को सस्ता सस्ता बनाकर छोड़ते रहे और ये सोचे कि यार ये चीज की हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिप्लेस करेंगे तो उसमें खर्चा आएगा। ठीक है, जैसे नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ सकती है, नए लोग लाने पड़ सकते हैं, और उनको लाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अगर ये देखूं तो ये बाजू का आपके लिए कल को रिस्की काम भी हो सकता है। ठीक है, और यही वजह थी कि अगर पेट एग्जाम्पल तो नहीं है, मगर मैं अगर नोकिया की बात करता रहा हूँ तो उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। ठीक है, वो सस्ते मोबाइलों में ही लगे रहे और यही वजह है कि आज कहीं पे नोकिया का नाम नजर नहीं आता। देन मुझे बात करें, वो कहते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में दूसरी डिफरेंशिएशन है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डिफरेंशिएशन, स्कोप, ब्रॉड। मेरे ख्याल से यही वो बात कर रहा है जो एप्पल और आईपॉड की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बताया कि जो चीजों की यूनिकनेस है वो डिफरेंशिएशन में आ जाती है। फिर वो कहते हैं इन रिलेशन टू द 5 फोर्सेस है। 5 फोर्सेस क्या है, याद रखिएगा, आपने जब भी कोई स्टेप लेना होता है ना, तो आपको 5 लोगों को, 5 चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले राइवलरी है, आपका कंपटीटर कौन सा। ठीक है, सॉरी, कंपटीटर आपका जरूर देखना पड़ेगा, आपका कंपटीटर क्या स्टेप ले रहा है और आप क्या स्टेप ले रहे हैं, ये सारी चीजें जो सी राइवलरी में आ जाता है। फिर उसके बाद आपका बायर जो है उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है, क्या उसकी परचेजिंग पावर इतनी कुछ है कि वो आपकी चीज को खरीदने के लिए हमेशा जो सा वो तैयार रहेगा। उसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर है, जिसने आपको चीज बेचने के लिए देनी है वो सप्लायर है, और जिसने खरीदनी है वो कंज्यूमर है। दोनों की परचेजिंग पावर को देखना पड़ेगा, दोनों के बार्गेनिंग पावर को देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों की जेब को देखना पड़ेगा। उसके बाद पोटेंशियल एंट्रेंट्स। ठीक है, वो कहता है जी सब्सटेंशियल बैरियर, ऐसी रुकावटें जिनकी वजह से नया बंदा मार्केट में नहीं आता, ये पोटेंशियल एंट्रेंट्स। और बात का प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसको मोनोपोली भी कहा जा सकता है कि अगर किसी चीज को आपको प्रोड्यूस करने में मोनोपोली है, आपका कोई भी दूसरा कंपटीटर नहीं है, जैसे रेलवे है, रेलवे का कोई कंपटीटर नहीं है, तो वो चीज चाहे महंगी हो, सस्ती हो, लोगों को कोई नहीं खरीदती। ठीक है, देन वो कहते हैं कंपटीटिव रिस्क ऑफ द डिफरेंशिएशन। आपकी चीज उनसे यूनिक हो जाती है ना, उसके भी कई मसले मसाइल होते हैं। जैसे कॉस्ट का मैंने भी बताया, कॉस्ट मिनिमाइज करते करते कल को आप जो है वो चेंजेस का साथ नहीं देते और आप पीछे रह जाते हो। इसी तरह कंपटीटिव रिस्क ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या आ जाता है, कस्टमर डिटरमिन दैट द कॉस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज टू ग्रेट। अब लैम्बोर्गिनी इतनी महंगी है, बीएमडब्ल्यू इतनी महंगी है, रोल्स रॉयस इतनी महंगी है, इसलिए नंबर ऑफ यूजर्स भी लिमिटेड है, हर एक की परचेजिंग पावर में नहीं आती, तो ये बड़ा ज्यादा रिस्क आता है। आपने जब लेके चलना है ना चीज को, तो आपने ये भी देखना है कि मिडिल लेवल के लिए भी हो, हायर लेवल के लिए हो, या लीड क्लास के लिए भी हो, और पोर लेवल के लिए भी हो, कि कल को आपका यूजर जो है वो लीड क्लास में से कम हो जाए तो आप मीडियोकर में तो आ सके, मीडियोकर में कम हो जाए तो आप यूट्यूबर में भी आ सके। तो चीज को आपने प्लान इस तरह से करना है कि अपनी चीज को यूनिक भी रखना है और सस्ता भी रखना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन द मीन ऑफ डिफरेंशिएशन मे सीज टू प्रोवाइड द वैल्यू फॉर विच कस्टमर आर विलिंग टू पे। लेकिन अब आजकल लोग कहते हैं भाई ठीक है ये चीज है, चीज के लिए हम पे कर रहे हैं, मगर एक वक्त आता है वो कहते हैं यार यही चीज उनसे बार बार रिपीट हो रही है, इसके लिए हम कितना को पे करें और इतना ज्यादा क्यों पे करें, वो फलाम बंदा तो जो सा वो इतने में बना के दे रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजों को भी देखना पड़ता है। फिर एक्सपीरियंस कैन नैरो विद द कस्टमर परसेप्शन। बाजू का जो है वो भाई एक बंदा लाखों या करोड़ों रुपए की चीज लेकर आते हो और वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भाई ये चीज बड़ी ज्यादा चलेगी, बहुत ज्यादा चलेगी, और उसका रिजल्ट वैसा नहीं निकलता, तो ऑटोमेटिकली वो अनसेटिस्फाइड हो गया। ये चीज को भी देखना पड़ेगा। और फिर वो कहते हैं जी काउंटर फेटिंग। मेरे ख्याल से इसमें वही आ जाता है कि आपकी परचेसिंग पावर जो सी है उसका ताल्लुक आपकी जेब के साथ होगा।
ठीक है, उसको देखना पड़ता है। देन मुझे बात करूंगा बेनिफिट्स ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन। जब आपने ये सारी चीजों को देख लिया बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपको अपने मार्केट के सेगमेंट्स को देखना पड़ता है। मार्केट सेगमेंट अगर बड़ी सिंपल सी बात कर दूं तो मार्केट में जो डिफरेंट लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साथ ताल्लुक होता है, उन चीजों को हम जो उनसे वो मार्केट सेगमेंट में कहते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके 3 स्टेप्स हैं, जिनमें पहला स्टेप क्या है, आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखना पड़ता है कि यार आपके पास किन किन एरियाज में डेवलपमेंट करने के चांसेस मौजूद हैं। जब आप ये देख देते हो, फिर आप एक डिजाइन बनाते हो, एक प्रोग्राम बनाते हो, एक प्लान बनाते हो, और उस प्लान को इम्प्रूव करते हो जब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, इस चीज को फीडबैक भी कहा जा सकता है। अगर बड़ी सिंपल सी बात करो, फिर दोबारा बात कर लो, किसी नई अपॉर्चुनिटी को देखना, ये आइडेंटिफाइज द अपॉर्चुनिटीज है। सेकंड नंबर पे उनके जरिए कोई नया प्रोग्राम डेवलप करना कि भाई ना मुझे आने वाले वक्त में ये चीजें करनी है, ये हेल्प्स डिजाइन मार्केटिंग प्रोग्राम है। और लास्ट पे उस चीज को इम्प्रूव करना, और ये तब होता है जब इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। देन मुझे बात करें, वो कहते हैं द नीड ऑफ मार्केट सेगमेंट क्या है। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट call for understanding customer and satisfying their needs better than the competition। आपके कंपटीटर से ज्यादा बेटर तरीके से आप लोगों पर जब फोकस करोगे, तभी उनको सेटिस्फाइड कर सकोगे। दूसरे का डिससेटिस्फाइड बंदा आपसे सेटिस्फाइड हो जाए, यही मार्केट सेगमेंटेशन का काम है। आपने देखा कि यार फलां बंदे में ये कमी है, फलां बंदे में ये कमी है, फलां ऑर्गेनाइजेशन ये चीज नहीं दे रही। आपने अगर लेट्स सपोज कोई कारोबार भी स्टार्ट करना हो, तो आप सबसे पहले देखते हो यार मैं किस एरिया में करूँ, जिस एरिया में कर रहा हूँ क्या उससे मिलता जुलता कारोबार कोई इर्द गिर्द कर तो नहीं ना, कर रहा है, तो उसमें क्या क्या चीजों की कमी है। जैसे एक बंदे ने फोटोकॉपी मशीन नहीं रखी हुई, मैं फोटोकॉपी मशीन रख दूं तो उधर का बंदा मेरे पास आ सकता है। ठीक है, अगर मेरे पास वो क्या कहते हैं इजी लोड, मोबाइल मोबी कैश वगैरह आ जाए, तो मेरा बंदा जो है वो कस्टमर आ सकता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे की खामी आपकी खूबी बन सकती है, दूसरे में जो कमी है वो आप अपने अंदर रिमूव कर दो, यही मार्केट सेगमेंटेशन का काम है। ठीक है, देन मुझे बात करें, वो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द मास मार्केट और टारगेट मार्केट। आपने जो चीज बनाई है, आप भाईजान हर एक के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हो, हर एक को बेचने की कोशिश कर रहे हो, ये मास मार्केट है। तो वो कहते हैं मास मार्केट रेफर्स टू द treatment of the market as a homogeneous group of offering the same marketing mix to the all customers। मार्केटिंग मिक्स का यहाँ पे जो जिक्र किया, वो 4 चीजों पे आती है। कौन सी चीज बेची जाए, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। किस जगह पे बेची जाए, किस प्लेस पे बेची जाए, ठीक है, उसकी क्या प्राइस रखी जाए, और उसको बेचते हुए किन किन स्ट्रेटजी को, किन किन एडवर्टीजमेंट को, किन किन मार्केटिंग प्रमोशंस को अचीव किया जाए, ये प्रमोशन कहलाती है। ठीक है, और इनको अचीव करने के लिए जब आपने सबको एंटरटेन करना है, तो इसको मास मार्केट कहा जाता है। और अगर फर्ज करो मैं कहता हूँ नहीं सिर्फ मुझे क्या कहते हैं एशियंस को करना है, ठीक है, तो या फिर पाकिस्तान के अंदर आपने सारी के सारी एज, सारे के सारे जेंडर, सारे के सारे लोगों को देखा, तो वो मास मार्केट थे। मगर जब आप उसको लेकर आओगे लिमिटेड स्केल के ऊपर कि भाई सिर्फ जेंडर वाइज अगर देखो तो मेल के ऊपर, ठीक है, या फिर एज वाइज देखूं तो मेरी जो चीज है वो 20 से लेकर 25 साल के लोग यूज करेंगे, तो ये भी हो सकता है। और इस चीज को टारगेट मार्केट मास मार्केट जो सब लोगों के लिए होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जब वो चीज बना रही होती है, साबुन बना रही है, यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वो जब साबुन और या कोई भी चीज बना रही है, हेड एंड शोल्डर बना रही है, तो वो पूरी दुनिया के लिए बना रही है। नाइकी अगर अपनी प्रोडक्ट बनाता है, सीके अगर अपनी प्रोडक्ट बनाता है, केएफसी अगर अपनी प्रोडक्ट बनाता है, वो पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं। ठीक है, टारगेट मार्केट क्या है कि भाई उन्होंने सिर्फ क्या किया, जिस वक्त वो आए पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को हलाल मीट के ऊपर लिया, जिस वक्त वो गए इंडिया के अंदर तो वो भजन वेजिटेशन के ऊपर आ गए, जिस वक्त वो गए किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री में तो उन्होंने भजन जो मर्जी उनका दिल करता है रैप पैक करके खिला देते हैं। तो ये टारगेट मार्केट हो जाती है। टारगेट मार्केट क्या है, जो रीजन वाइज हो, जो एरिया वाइज हो, और मास मार्केट जो पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी ले जाओ। बेसिस ऑफ द सेगमेंटेशन इन द मार्केट जो सा है, आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, टारगेट मार्केट बना सकते हो या उसको मास मार्केट बना सकते हो। वो जियोग्राफिकली भी हो सकती है, जैसे लाहौर, कराची, इनको जियोग्राफिकली कहा जाता है। डेमोग्राफिकली कि भाई वो किस एज से ताल्लुक रखते हैं, किस जेंडर से ताल्लुक रखते हैं, उनकी साइकी क्या है, उनकी नफ्सियात क्या है, इसको साइकोग्राफी कहा जाता है। और उनका बिहेवियर क्या है, ये बिहेवियरिस्टिक है। यानी कि मार्केट को डिवाइड करने के 4 बड़े टूल है। इलाके के हिसाब से कर लो, एज, जेंडर वगैरह, उनकी जो
क्या कहते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके लिहाज से कर लो, उनकी जो साइकोलॉजी है उसके लिहाज से कर लो। बाज लोगों का ट्रेंड होता है सिर्फ सिर्फ जो है, अब ये चीज मैंने खरीदनी है, इससे ज्यादा नहीं मैंने खरीद सकता। जो एलीट क्लास है साइकी के हिसाब से, बिहेवियर के लिहाज से कि उनका रिस्पॉन्स क्या आता है, फीडबैक क्या आता है, उसके लिहाज से उसको डिवाइड किया जा सकता है। देन मुझे बात करूँ सेगमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी जो सी है, वो याद रखिएगा इसमें 4 चीजों को वो डिस्कस कर रहा है कि सेगमेंट सर्व जो है ब्रॉड लो कॉस्ट, बाज लोग होते हैं जो सिर्फ लो कॉस्ट के ऊपर आते हैं, बाज लोग होते हैं जो डिफरेंशिएशन पे आते हैं, ठीक है। ये एक उसने वही बात जो सबसे पहले की हुई है कि बाज लोगों से वो भजन वेलमार्ट है एक पूरी दुनिया में ऑनलाइन चेन है, क्या कहते हैं ग्रोसरी और रॉकरी वगैरह की खरीदने की, उन्होंने अपनी जो सी लो कॉस्ट की वजह से तमाम की तमाम चीजें होती हैं। अगर बड़ी सिंपल सी बात करूँ, आपकी लोकल मार्केट के अंदर अगर आप जाते हो तो वो कॉस्ट और यूनिकनेस ये 2 चीजों के ऊपर ही होता है, और ये कस्टमर को जो है वो कम्पिटिटिव टाइम कम्पिटिटिव थीम और सेगमेंट सर्व्ड है। आपका थीम जो है वो प्लान है, और सर्व्ड का मतलब है कि जो टारगेट आपने किया हुआ उसको देखना है। तो इस पूरी की पूरी चीज में वो ही बात कर रहा है लो कॉस्ट की और डिफरेंशिएशन की। लो कॉस्ट वही है जो आपने अपनी कीमत को कम से कम करना है, और डिफरेंशिएशन जो है वो यूनिकनेस को कहा जाता है। देन मुझे बात कर रहा है, वो कहता है कि एक चीज आ जाती है जिसको लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन है, फ्रंटियर है। इसमें उसने डिफरेंट बिजनेसेस लिए हुए हैं, एक उसने हाई और लो का बनाया हुआ है प्लान, और डिफरेंशिएट उसने किया है कि 2 लोग जो उनसे हैं वो अपने आप को इस प्लेन के अंदर रख रहे हैं, जिनमें एडी और कमराट है, 2 बिजनेस है। और 2 बिजनेस ऐसे हैं जो कि भाईजान अपने आप को बाकी बिजनेस जो से हैं वो एफिशिएंसी फ्रंटियर के ऊपर नहीं आते। एफिशिएंसी फ्रंटियर वो है जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट से नीचे जो लोग बना रहे हैं, तो 2 लोग इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एडी प्रेयर और कमराट है, और बाकी जो उनसे वो सारे के सारे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वेलमार्ट है, नेटस्टॉर्म है और फिच है। ये 3 बिजनेस है, तो ऑटोमेटिकली अगर ये भी अपनी लो कॉस्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी दूसरों से क्या हो जाएंगे, यूनिकनेस में आ जाएंगे। देन अगली बात वो जो कह रहा है, वो कहते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा स्पोर्ट एक्टिविटीज में आपके कुछ डिपार्टमेंट है जिनमें R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो डिफरेंट किस्म की चीजें बना रहे हैं, कोई नई चीज लेकर आ रहा है तो इसको R&D डिपार्टमेंट में देखते हैं। हर चीज का जब नया मॉडल आता है तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, नई चीज बनाना कहा जाता है, तो वो R&D डिपार्टमेंट का काम होता है। फिर वो क्या करता है, उसको प्रोडक्शन में लेकर आता है, प्रोडक्शन के बाद उसको देखता है कि किस तरह से लोगों में बेचना है, तो उसके लिए मार्केटिंग और सेल एक्टिविटीज को किया जाता है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह किया जाता है। और जिस वक्त चीज बिक जाए तो उसको देखना आफ्टर सेल, ये चीज कस्टमर सर्विस में आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर बड़ी सिंपल सी बात करूँ तो गाड़ी को बेचने के बाद उसकी ट्यूनिंग वगैरह, ऑयल चेक वगैरह की 2 फैसिलिटीज देना, ये आफ्टर सेल सर्विसेज है। मोबाइल को बेचने के बाद 1 साल की वारंटी देना, ये आफ्टर सेल सर्विसेज है। और ये जितनी ज्यादा अच्छी होंगी, ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने में आपकी मदद करेंगे। फिर वो कहते हैं कॉन्फ़िगर द वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन क्या होती है, इसमें अभी जो लास्ट डायग्राम थी उसमें हमने प्राइमरी एक्टिविटीज का जिक्र किया, ठीक है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज का जिक्र किया। तो जरा गौर से सुनिए, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, एक्टिविटीज हैविंग टू डू विद द डिजाइन, क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। चीज का डिजाइन कैसा होगा, मॉडल कैसा होगा, उसको देखना, ये सारी की सारी प्राइमरी एक्टिविटीज है। और उनको परफॉर्म करने के लिए लास्ट अगर डायग्राम का दोबारा बोलता जाऊँ, नीचे की तरफ प्राइमरी एक्टिविटीज है, ऊपर की तरफ हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज का काम होता है डिजाइन को, मॉडल को, उन तमाम चीजों को देखना। और उसके बाद अगर अगली चीज की बात करता रहे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड द इनपुट दैट अलाउज द प्राइमरी एक्टिविटीज टू अकर। जो इनपुट है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, लोग कितने होंगे, किस मशीन पे बनाया जाएगा, ये सारे के सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज है। बनेंगी कैसे, ये प्राइमरी एक्टिविटीज है, मगर उसको जब इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली तो ये स्पोर्ट एक्टिविटीज है। और ये दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपके मिलकर चीज को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसमें द ऑपरेशन ऑफ द फर्म आर एम्बॉडीड within the internal organization and include structure, control system and people's culture। ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। जब आप इस सारे की बात कर लेते हो तो याद रखिएगा कम्पिटिटिव एडवांटेज एंड स्ट्रेटेजिक फिट है। याद रखिएगा कम्पिटिटिव एडवांटेज वही था जिसमें मैंने बात की कि यूनिकनेस है और कॉस्ट मिनिमाइजेशन है। ये 2 चीजों के ऊपर ही पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप देख लो, आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज या दूसरे से बढ़तरी मिलती है। अब इसमें आप जो भी चीज बनाते हो वो ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी होती है,
ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो आप किसी को भी देख लो, उसके लिए फिर आपको इंटरनली क्या करना पड़ता है, चीज़ को डेवलप करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपने प्लान बनाया तो उस प्लान के मुताबिक आपको फिर अपने रिसोर्सेज को जनरेट करना पड़ता है, और ये जब सारी चीजें आपस में सपोर्ट करें तो तभी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनती है और आपकी इंडस्ट्री के मुताबिक वो चीज बन बैठती है। मिसाल के तौर पर आपका जो मैकडोनल्ड का कारोबार पाकिस्तान में आना है, ये आना, उसको आने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मुस्लिम की कम्युनिटी ज्यादा है, तो मुस्लिम के लिए हमें अपनी चीज के ऑपरेशंस को डिफरेंट करना पड़ेगा पूरी दुनिया के लेवल से। ये ऑपरेशन स्ट्रेटेजी है। उसके लिए उसने जो यहाँ की लोकल कल्चर को, लोकल चीजों को ऑब्जर्व करते हुए अपने इंटरनली मीट के अंदर 4 मीट्स को फूड के लिए यूज किया, वो ऑर्गेनाइजेशनल का आर्किटेक्चर। और जब ये दोनों चीजों को मिला दिया तो उसकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बन जाएगी, और जब उसको प्लान करके वो मार्केट में लेकर आए, मार्केट उसको रिस्पॉन्स भी वैसा देगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द कल्चर होगा, अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं रसूमात के मुताबिक या हमारे मजहब के मुताबिक होगा। तो ये जो उनकी इंडस्ट्री कंडीशन है, और ये जब दोनों चीजें आपस में मीट करते हैं तो ये फिट होता है। देन वो जो बात कर रहा है वो कहता है कि कम्पिटिटिव टैक्टिक्स, कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि आमतौर पर मैनेजर्स टेक ओवर करते हैं अपनी चीज को दूसरे से लिफ्ट करने के लिए। तो यही लिखा हुआ है, एक्शन दैट मैनेजर टेक टू ट्राई द आउट मैन्यूअर राइवल इन द मार्केट। अपनी चीज को दूसरे से बेहतर करने के लिए जो जो कुछ किया जाता है वो कम्पिटिटिव टैक्टिक्स है। सलाहियत भी कहा जाता है, काम भी कहा जाता है, और इसको देखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे जब सारी बात हमने कर ली, अगली बात आ जाती है जिसको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, आप बड़े सिंपल सी बात करूं, आपका कोई एक बिजनेस है, जैसे मैकडोनल्ड है, वो सिर्फ सिर्फ चीजों को बना रहा है और बेच रहा है, तो उसके लिए जो वो बिजनेस बनाएगा उसको बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है? कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज व्हेन अ बिजनेस मेक अ डिसीजन दैट अफेक्ट्स द होल कंपनी। एक है बड़ी सिंपल सी अगर बात कर दो, एक बड़ी कंपनी है, लेट्स सपोज आप डायमंड वालों की बात कर लो। डायमंड वालों का पेंट भी है, डायमंड वालों का फॉर्म भी है, डायमंड वालों की जम्बलोन भी है, जो इनका सोहराब ग्रुप ऑफ सोहराब वालों का भी तमाम ग्रुप इनका है। वॉशिंग मशीन भी बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की साइकिल्स भी बनाते हैं, मोटरसाइकिल भी बनाते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीजें है। अगर वो किसी एक बिजनेस को अपने बेटर करने के लिए बनाए स्ट्रेटेजी, तो वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है। और अगर वो उसकी वजह से पूरे की पूरे बिजनेस को, जितने भी डिफरेंट लेवल के ऊपर आ रहे हैं उनको सबको बेटर करने की कोशिश करें, तो ये कॉर्पोरेट लेवल होती है। ठीक है, तो आपका वो कहता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज यूटिलाइजिंग टू हेल्प इंक्रीज द competitive advantage over its competitor and continue to offer a unique product and services और customer। या आपकी जो चीज है वो दूसरों से यूनिक करने के लिए आप जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करते हो तो इसको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। इसमें आप किसी एक बिजनेस को फोकस कर लो, वो सबको बेटर कर दे, तो इसको फोकस ऑन अ सिंगल बिजनेस कहा जाता है। देन वो कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट क्या होती है? कंपनी मेक्स एंड सेल्स ओनली वन प्रोडक्ट विद इन द मार्केट। ठीक है, जैसे अगर फर्ज करो मैं अगर मार्केट के अंदर बेवरेजेस का अगर बिजनेस की बात करूं तो सिर्फ सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ना अगर बेच रहा हूँ तो ये सिंगल मार्केट या सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस है। इसके बेनिफिट क्या है? इसमें फोकस होता है। और रिस्क क्या है? इसमें जब दूसरा कोई कम्पिटिटर आता है तो वो आपसे अगर कोई प्लस पॉइंट लेके चला जाए तो वो दूसरा आपसे आगे निकल सकता है। मगर अपनी चीज के ऊपर फोकस करके खाली उसी को बनाते रहना, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है जिसको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के ऊपर लाया जाता है। सिंगल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में वो कहता है कंपनी मेक्स एंड सेल्स ओनली द प्रोडक्ट विद इन द मार्केट। वो चीज बनाती भी है और खाली बेचती भी है। जैसे फ्लावर शॉप है, सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है, एक कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिस तरह के आपके डिफरेंट किस्म के कैमरास वगैरह, सीसीटीवी वगैरह लगाने का काम है, वो खाली वो प्रोवाइड करते हैं, दूसरा चीज नहीं करते। फ्लावर शॉप है, वो खाली फ्लावर बेचते हैं। इसके बेनिफिट क्या है कि फोकस हो जाएगा, वो उसी चीज को बेटर से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बार बार रिपीटेडली आप एक काम करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बेटर ही होना है। ठीक है, और रिस्क क्या है? दूसरे की तरफ से आपको रिस्पॉन्स जो है वो बाज का ज्यादा भी हो सकता है, दूसरा आपसे ज्यादा भी आगे निकल सकता है, वो चीज आपके लिए वो वल्नरेबिलिटी में आ जाता है। देन अगली बात जो कह रहा है वो कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी क्या है? बाजू का अपने बिजनेस को दूसरे से यूनिक करने के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट काम को करने की कोशिश करते हैं, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं।
जैसे जिसने भी ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई है, जैसे मैंने डायमंड वालों की भी बात की, तो डायमंड वाले पेंट बनाते थे तो खाली पेंट बना रहे थे। उनको लगा कि पेंट के अंदर अगर उनका इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, या पेंट में अगर वो कोई दूसरा काम शुरू करे, तो डायमंड पेंट के साथ साथ उन्होंने डायमंड फोम बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, डायमंड फोम के साथ उन्होंने आपकी डिफरेंट किस्म की चीजों को बनाना शुरू कर दिया, जैसे डायमंड जबलोन भी बनाना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, अगर एक शुगर कंपनी है, वो शुगर कंपनी आपकी शुगर प्रोड्यूस कर रही है, तो शुगर केन का जो सा छिलका है वो बचने के बाद अगर उसको चिप बोर्ड बनाने में काम लगा लिया जाए, तो रॉ मटेरियल तो कोई दूसरा और नहीं परचेज करना पड़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है, आप अपनी चीज को स्लाइटली या थोड़ा सा डिफर, या तो टोटल 360 डिग्री के ऊपर आप दूसरा कोई बिजनेस अपना लेकर आ जाओ, या फिर अपने बिजनेस से ही रिलेटेड कोई दूसरी चीज बनाना शुरू कर दो। जैसे आपका चमड़े से बनने वाली जितनी भी प्रोडक्ट है, वो लेदर की जितनी भी प्रोडक्ट है, उनमें लेदर की जैकेट्स भी बन सकती हैं, लेदर से आपके जो से शूज भी बन सकते हैं, और लेदर से अगर देखा जाए तो फुटबॉल भी बन सकता है। तो एक ही कंपनी अगर ये सारा कुछ बनाना शुरू कर दे, तो इसको रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जो एक चीज से दूसरी चीज को डाइवर्सिफाई तो कर रही है, मगर वो स्लाइटली डिफर है। एक ही चीज इनपुट है और उससे डिफरेंट आप आउटपुट बना रहे हो। और बात का ऐसा होता है कि आपकी चीज जो सी वो टोटल डिफरेंट डायमेंशन में चली जाती है। जैसे अगर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी जो सी है, वो अगर आ जाए क्या कहते हैं एलईडी से उठकर रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर से आ जाए वो क्या कहते हैं उस पर, जैसे अभी मैंने जो डायमंड वालों की सैंपल दी, उसमें जो सोहराब वालों का है वो टोटली एक डिफर है, उनका इनपुट आउटपुट दोनों अलग है, तो वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन आती है। और इन्हीं दो चीजों को आगे उसने डिस्कस भी किया हुआ है, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, रिलेटेड और अनरिलेटेड। रिलेटेड क्या है, अनरिलेटेड क्या है, ऑपरेशन सेवरल बिजनेस अंडर द वन ओनरशिप। ठीक है ना, जिसमें आपका जो है वो डायमंड भी आ सकता है, एलजी भी आ सकता है, हायर भी आ सकता है, कोई भी नाम आ सकता है, जिनके डिफरेंट बिजनेस है, वो सारे के सारे एक ही नेम के अंडर आ रही है। और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, डायमंड पेंट, डायमंड फॉर्म, सारा कुछ एक नेम से बना रही है, और वो एक ही ओनरशिप के अंदर आ रहा है। तो वो कहता है जी, वो कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर वन ओनरशिप ऑपरेट सेपरेट बिजनेस दैट आर रिलेटेड टू एन अदर, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो। अब मैंने अभी बताया है, जो चमड़े से बनाने वाली या लेदर से बनाने वाली चीजें हैं, वो एक ही ओनरशिप के अंदर आ जाए, मगर हैं अलग अलग बिजनेस। जैसे आपका चमड़े से जो वो जैकेट्स बनाए जाए, चमड़े से आपके शूज बनाए जाए, चमड़े से आपके जो वो क्या कहते हैं खेलों के लिए फुटबॉल बनाया जाए, एक ही बंदा उनका ऑनर है, ऑटोमेटिकली वो सारे का सारा इनपुट और आउटपुट के लिए एक जैसी है। तो रिलेटेड और अनरिलेटेड मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, रिलेटेड वो जो एक ही बंदे से ऑनरशिप हो, मगर उसमें इनपुट और आउटपुट तकरीबन एक जैसा हो। मगर अनरिलेटेड क्या है, जिसमें डिफरेंट टोटल 360 पे आप मूव कर रहे हो। देन मुझे बात करें, मतलब ये एग्जीक्यूशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन से ये मुराद है कि आपने जब भी कोई चीज बनाने के लिए रिलेटेड या अनरिलेटेड है, उसको लोगों के ऊपर जब इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको एग्जीक्यूशन कहा जाता है। तो कहते हैं नॉट सिंपली टेक्निकल, ये इतना ज्यादा इजी नहीं है कि आपने कोई प्लान बनाया और प्लान बनाकर लोगों पर लगा दिया। सेकंड, इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ अ कंपनी स्ट्रेटजी। कंपनी का बुनियादी हिस्सा होता है क्या, किसी भी चीज को बनाकर इम्प्लीमेंट करना। स्ट्रेटजी बनाना मकसद नहीं है, स्ट्रेटजी को बनाकर लोगों पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड, इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग क्वेश्चनिंग एनालिसिस फॉलो, इसमें सारा कुछ ही आ जाता है, रिव्यू करना भी आ जाता है, एनालिसिस भी आ जाता है, फीडबैक भी आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव इमेजेस भी आ जाते हैं, सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड कस्टमर भी आ जाते हैं, और इन सारी चीजों को देखना भी होता है। जब ये सारा कुछ आप कर लेते हो, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा ये होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको मल्टीनेशनल्स कर देते हैं, फॉरेन कंपनीज कर देते हैं, जिसको इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर देते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। याद रखिएगा, कभी भी वो इंसान वो कारोबार तरक्की नहीं कर सकता जिसमें डिजायर टू प्रोग्रेस हो, तरक्की करने की ख्वाहिश ना हो। अगर ऐसा ना हो, तो जो मैट्रिक करके बैठा हुआ है वो कभी भी फर्स्ट ईयर में ना आए, तो फर्स्ट ईयर में बैठा हुआ है वो कभी भी सेकंड ईयर में ना जाए। ठीक है, ये सारी चीज जो सी है वो इसलिए होती है क्योंकि आप में डिजायर टू प्रोग्रेस होती है। एक जूनियर क्लर्क मेहनत करता है कि वो सीनियर क्लर्क बन जाए, सुपरवाइजर बन जाए, असिस्टेंट मैनेजर बन जाए, मैनेजर बन जाए, जनरल मैनेजर बन जाए। ये सारी चीजों को देखना ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन है, बिकॉज स्ट्रेटजी का सबसे बेसिक रूल है अपने आप को दूसरों से अलग करो, और फिर उस चीज को लोगों पे इम्प्लीमेंट कर कर अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, तो वो बाहर के मुल्क में अपनी चीज को देकर चले जाए। याद रखिएगा, 3 कोर प्रोसेस हैं इसमें। वो कहता है कि सबसे पहले पीपल होते हैं,
लोग होते हैं, उन लोगों से आप डिज़ायर या सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ प्लान करते हो, जो प्रोसेस है, और प्रोसेस को किसी न किसी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं जिसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है, चाहे वो बिजनेस लेवल हो चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल हो। जब आप ये सारा कुछ कर लेते हो तो आपकी जो सी है वो स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाती है। होप सो कि आपको मैं इस पूरी वीडियोस जो दो थी इनके अंदर मैं तमाम की तमाम बात को कम्युनिकेट भी कर पाया और तमाम की तमाम बात के बारे में बता भी सका। इस तमाम वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात चलेगी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जज़ाकुमुल्लाह। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।